जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पॉलिटिकल का चैप्टर नंबर 4 है आज। और इससे पहले मैंने 3 चैप्टर्स की वीडियो अपलोड कर दी हैं और उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को वो वीडियोस अच्छी लगी होंगी, वो चैप्टर्स जो पढ़ाने का तरीका था वो अच्छा लगा होगा। और चैप्टर्स के एंड में मैंने सारे चैप्टर्स के एंड में नोट्स भी दे दिए थे। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल का चैप्टर नंबर 4 है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं एक सिद्धांत के बारे में, उदारवादी सिद्धांत के बारे में। यानी कि चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम लोग 3 सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। एक पहला उदारवाद जो अभी पढ़ेंगे इस पार्ट के अंदर, दूसरा है मार्क्सवाद और तीसरा है गांधीवाद। तो चलो देखते हैं भाई उदारवाद होता क्या है, उदारवाद किस तरीके की अवधारणा है, किस तरीके की जो है विचारधारा है और क्या कहा गया है उदारवाद के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत, यानी कि कुछ हमारे प्रमुख राजनीतिक सिद्धांतों में से। तो हम देखते हैं भाई इसके अंदर क्या है, उदारवाद क्या होता है। तो बहुत ईजी तरीके से समझा दूंगा, बस ध्यान लगा के देखते रहना, हीरो हीरोइन बन जाओगे। ठीक है ना। तो चलो देखो, तो उदारवाद क्या है भाई कि उदारवाद अंग्रेजी शब्द लिबरलिज्म यानी लातिनी भाषा के लिबरलिस्ट से निकला है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोला जाता है लिबरलिज्म। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र व्यक्ति। यानी कि एक चीज़ याद रखना कि उदारवाद के अंदर क्या बोला गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ध्यान दी गई है। जैसे लोकतंत्र होता है, हमारे भारत देश के अंदर लोकतंत्र है, तो यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से लोकतंत्र के अंदर सभी व्यक्ति क्या होंगे, अपनी इच्छा अनुसार अपने मतों का प्रयोग करके अपने शासक को चुन सकते हैं। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, मतलब पूरे समूह पर ध्यान दिया जाएगा, लोगों के पूरे गठजोड़ पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन ये क्या कहता है, उदारवाद क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति पर ध्यान देना है, यानी हर व्यक्ति क्या होना चाहिए, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, देखो आगे क्या है, इसकी परिभाषा समय दर समय बदलती रही है। जो इसकी परिभाषा है क्या है कि एक मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया है वैसे वैसे इसकी परिभाषा भी जो है चेंज होती गई है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसी में बोला गया है, लास्की का कहना है, जो विचारक हैं अभी नाम बताऊंगा और इन सबके नाम आएंगे। लास्की का कहना है कि उदारवाद सिद्धांतों का एक समूह मात्र नहीं है, ये सिर्फ सिद्धांतों का समूह नहीं है, बल्कि क्या है ये कि एक तरीके से मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली एक भावना भी है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमें जो भी कानून बनाना है कि वो हर व्यक्ति जो है पसंद करे, उसके विवेक पर यानी उसकी इच्छा को जो है वो संतुष्ट कर सके। तो ऐसा कानून बनाने के लिए बोलते हैं कौन, उदारवाद के अंदर। हट, ये देखो मक्खी बार बार परेशान करती रहती है। आ गई मक्खी, टमाटर भाई भी आ गए हमारे, देखो टमाटर महाराज यहाँ हैं, उनको भी देख लो। ठीक है, वरना ये सारे ना मेरा दिमाग खराब कर देते हैं। चलो उसके बाद क्या है, चलो एक मिनट हट जाओ तुम। ठीक है, इस विचारधारा के मुख्य समर्थक जॉन लॉक, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जॉन लॉक हैं, यानी कि उदारवाद को समर्थन यानी उदारवाद को सपोर्ट करने वाले जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल और लास्की। अगर बच्चों एग्जाम के अंदर इनके नाम भी लिख देते हो और नीचे अंडरलाइन कर दोगे ना, तो तुम्हें टीचर जो है वहाँ एग्जाम चेक करेगा, एग्जामिनर, वो तुमको हीरो हीरोइन बना देगा। ठीक है, यानी कि बहुत अच्छे नंबर दे देगा। तो ये चीज़ याद रखना। सिंपल सा मैंने अभी बताया कि उदारवाद का मतलब होता है कि व्यक्ति क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए पूर्ण रूप से। ठीक है, यानी कि उदारवाद के अंदर प्रत्येक व्यक्ति पर जो है, यानी हर एक व्यक्ति पर ध्यान दिया जाएगा बढ़िया तरीके से। तो ये उदारवाद कहता है हर व्यक्ति क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दे रखे हैं, बाकी यहाँ पॉइंट है, साथ साथ अगर वीडियो के एंड में नोट्स जो मिलेंगे उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने और अच्छे से डिफाइन कर रखा है। यहाँ स्पेस तो कम होता है, बट समझा दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो बने रहो। देखो, इतिहास तथा परंपराओं का विरोधी, इतिहास तथा परंपराओं का विरोधी क्या बोल रहा है, ओहो उससे पहले एक पॉइंट और है, व्यक्ति के विवेक में विश्वास। यानी कि क्या बोला गया है इसके अंदर कि इसमें यह कहा गया है कि जो भी कानून, या अंडरलाइन कर दिया है, जो भी कानून या सिद्धांत, यानी जो भी कानून या सिद्धांत व्यक्ति की बुद्धि या विवेक को स्वीकार नहीं है तो वो उचित नहीं होगा। यानी कि ये चीज़ याद रख लेना, जो भी कानून बनाया गया है राज्य के अंदर, जो भी सिद्धांत हैं, अगर व्यक्ति के विवेक और बुद्धि को स्वीकार नहीं है, भाई देखो उसको पसंद नहीं आ रहा उस व्यक्ति को, तो ये चीज़ होगी ही नहीं, वहाँ लागू ही नहीं हो सकती। अगर उदारवाद ये कहता है तो हर व्यक्ति को जो है वो जो भी कानून बनाया गया है, जो भी सिद्धांत है वो संतुष्ट करने चाहिए।
प्रत्येक व्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए, उदारवाद कहता है ऐसा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, यानी व्यक्ति के विवेक में विश्वास होना चाहिए, यानी कि पूर्ण रूप से जो है जो भी कानून बनाया गया है वो व्यक्ति को पसंद आना चाहिए, ठीक है, उसके विवेक और बुद्धि को पसंद होना चाहिए। दूसरा है इतिहास तथा परंपराओं का विरोधी। ये उदारवाद क्या है भाई, परंपराओं का, जो पुरानी परंपराएं, जो प्रथाएं चलती आ रही थी पुराने टाइम से, जो सिद्धांत चलते आ रहे थे, अगर वो व्यक्ति को पसंद नहीं है तो वो लागू ही नहीं होंगे, ठीक बा। तो ये चीज़ याद रखना, तो अगर व्यक्ति को पसंद नहीं है तो वो चीज़ लागू होगी ही नहीं। तो वही बोली गई है इसमें, रूढ़िवादी, देखो अंडरलाइन कर दिया है, रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध करता है। ये क्या करता है, विरोध करता है। जो व्यक्ति के बुद्धि और विवेक को, जो व्यक्ति के बुद्धि और विवेक को स्वीकार नहीं है उसे ना माना जाए। यानी कि जो पुरानी परंपराएं हैं, व्यक्ति लोगों को पसंद नहीं है तो उसको बिल्कुल भी ना माने, कोई दिक्कत नहीं है, उदारवाद ये कहता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे आप लोग को बता दी है। तो उसके बाद जो है हमारा ये तीसरा जो होगा, इसमें राज्य एक साधन मात्र, यानी कि इसमें राज्य केवल व्यक्ति के जीवन विकास के लिए, यानी कि देखो देखो उसके बाद क्या है कि इसमें राज्य केवल व्यक्ति के जीवन विकास के लिए बनी है। बस ध्यान सुनना, बोला गया है राज्य एक साधन मात्र, यानी कि राज्य सिर्फ क्या है, राज्य सिर्फ क्या करेगी, तो वो क्या करेगी, सिर्फ व्यक्ति के जीवन का विकास करेगी, उसके अलावा और कुछ नहीं। यानी कि राज्य बार बार हस्तक्षेप नहीं करेगी किसी भी चीज़ में, इसमें साफ बोला गया है, यानी कि राज्य हस्तक्षेप ना करे, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला गया है, जीवन विकास करे, सिर्फ उसका ये काम है, लोगों के सुख के लिए कानून बनाए। यानी कि उदारवाद के अंदर बोला गया है कि राज्य सिर्फ इतना करेगी कि लोगों के सुख के लिए कानून बनाएगी, यानी कि उनकी सुख सुविधाएं के लिए कानून बनाएगी, बाकी बार बार राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकती। किसमें बोला गया है, उदारवाद के अंदर बोला गया है। बच्चों देखो उदारवाद के अंदर ना, जो इनकी परिभाषा अगर देखा जाए तो कोई भी परिभाषा जो है टिक के नहीं रहती, यानी कि इसकी कोई परिभाषा है ही नहीं, बोल सकते हैं। लास्की जी ने खुद कहा है कि क्या नाम है, इसकी कोई परिभाषा है ही नहीं, ठीक है, और समय दर समय इसकी जो परिभाषा है वो चेंज होती रहती है। तो ये चीज़ बता दिया है। उसके बाद क्या है, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास, यानी कि इन्होंने क्या करा है, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास दिखाया है। ध्यान सुनना, तो धर्मनिरपेक्षता में कैसे, देखो कि राज्य क्या करे, धार्मिक चीज़ों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना करे। उदारवाद के अंदर बोल रखा है कि राज्य क्या करे, बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना करे, किस चीज़ में, धार्मिक चीज़ों में। तो वही बता रखा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता में धर्म की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि व्यक्ति जो स्वतंत्र है उसको धार्मिक स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए, यानी कि वो अपनी इच्छा अनुसार कैसा भी कार्य धर्म के अंदर कर सकता है, अपनी इच्छा अनुसार कोई सा भी धर्म अपना सकता है। वो तो चलो भारत के अंदर भी है कि कोई सा भी आप धर्म अपना सकते हैं, और धार्मिक एक तरीके धर्मनिरपेक्षता में विश्वास, तो ये तो सही है कि धर्मनिरपेक्षता मतलब क्या होता है, ध्यान सुन लेना, कि आप अपनी इच्छा अनुसार कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर जो है धर्म को लेकर कोई भी दबाव नहीं बना सकता। तो ये चीज़ चलो ठीक है, तो ये बता दिया है इसके अंदर। उसके बाद है पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास। देखो बच्चों ये सारे जो टॉपिक्स लिख रखे हैं मेन अगर एग्जाम के अंदर इस तरीके से डिफाइन करके आ जाओगे ना, और बाकी नोट्स तो एक बार पढ़ लेना, डिफाइन करके आ जाओगे तो बिल्कुल इतने अच्छे नंबर मिलेंगे जिसका कोई जवाब ही नहीं, ठीक है। तो देखो आगे तो यहाँ पे बोला गया है पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास, यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास क्या बोल रखा है कि इन्होंने कहा राज्य राज्य जो है केवल आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकती है, लोगों को संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। ये बोल रहे हैं भाई पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर क्या बोल रहे हैं, देखो इन्होंने बोला कि राज्य क्या करे, आर्थिक क्षेत्र में जो है हस्तक्षेप कर सकती है और उसका जो है लोगों का विकास करे, यानी कि पूंजीवाद बोल दिया है इसके अंदर, यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है व्यक्ति कोई भी व्यापार करने के लिए, व्यापार करे खुल के। पूंजीवाद के अंदर क्या होता है, मुक्त व्यापार की नीति अपनाई जाती है, यानी कि खुला व्यापार होता है, आप व्यापार करें धांसू तरीके से। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जहां बोल दिया जाए कि मुक्त व्यापार है, खुला व्यापार है, ओपन चैलेंज है, तो यहाँ क्या होगा, जो पूंजीपति वर्ग है ये इसका दोष भी होगा। अभी इस कमी भी बताऊंगा कि भाई जिसकी अच्छाइयाँ होती हैं कुछ कमियाँ भी होती हैं, तो कमियों में अभी बताऊंगा लास्ट में यहाँ पे। तो इसकी छोटी सी बात बता दूं कि जब इसमें बोल दिया गया ना कि पूंजीवाद है, पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास रखा इन्होंने, तो सिंपल सा कि यहाँ पर धनी वर्ग जो है, पूंजीपति वर्ग जो है वो तो उभरता रहेगा, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन जो गरीब है, जो छोटा मोटा मजदूर है, या बोल सकते हैं छोटे मोटे उद्योगपति हैं, वो क्या करेंगे, वो तो और ज़्यादा नीचे गिरते चले जाएंगे, और जो बड़े हैं पैसा लगा सकते हैं हर चीज़ में, तो वो तो आगे ही बढ़ते जाएंगे। तो इसके दोष के रूप में हम इसको अभी पढ़ेंगे। और तो ये इसमें ये चीज़ बोली गई है, इन्होंने कहा
कि राज्य केवल आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकती है, लोगों को संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। राज्य क्या करे, लोगों को संपत्ति का अधिकार दे। ठीक है ना, तो इतना बता दिया मैंने इसके अंदर। उसके बाद क्या है, उदारवाद के दोष। तो देखो इसके अंदर क्या है, पहला जो पॉइंट बोल रहा है, उदारवाद एक अस्पष्ट धारणा है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि इसको कोई भी पर्टिकुलर कोई परिभाषा नहीं बनी, बहुत लंबे समय तक इसमें जो विचारक आते रहे अपनी अपनी अलग अलग परिभाषा दी है सबने, तो इसके दोष भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। तो पहली कमी क्या है, उदारवाद एक अस्पष्ट धारणा है, यानी कि इसकी कोई भी स्पष्ट धारणा है ही नहीं। समझ में आई बात? तो ये चीज़ बता दिया गया है कि भाई समय दर समय इसमें नई नई चीज़ें चेंज होती आई हैं, है ना, तो इसकी स्पष्ट धारणा नहीं है। दूसरा है, कानून स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करता, ये चीज़ इसमें साफ बोल दी गई है। भाई ये विचारक अलग होंगे और ये वाले जो ये बातें बोल रहे हैं वो अलग होंगे। ये वाले जो नीचे वाले हैं वो क्या बोल रहे हैं कि भाई कानून स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करता, यानी कि भाई जो भी कानून बनाया गया है तो वो स्वतंत्रता को नष्ट कर देगा क्या? हमें जो स्वतंत्रता मिली है, हमें जो हमारे लिए जो कानून बनाए गए हैं, क्या हम स्वतंत्र नहीं है उससे? भाई स्वतंत्र तो हैं। तो वही चीज़ इन्होंने बोली है कि कोई भी कानून जो है वो स्वतंत्रता आपकी छीन नहीं लेता है। समझ आई बात? तो ये चीज़ बता रखा है इसमें। तो ये इनकी थोड़ी सी नेगेटिविटी दिखाई जा रही है कि हाँ ये जो इनकी जो धारणाएँ हैं वो स्पष्ट नहीं हैं। तो वही चीज़ बोली है, कानून स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करता है। तीसरा है, राज्य एक बुराई नहीं है, यानी क्या बोली गई है, राज्य एक बुराई नहीं है। इन्होंने बोला है कि राज्य किसी भी चीज़ में हस्तक्षेप ना करे, सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में करे, और राज्य का काम है सिर्फ जीवन का विकास करना, यानी व्यक्ति के जीवन का विकास करना। तो सिर्फ राज्य इतने तक ही सीमित है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही चीज़ बोला गया, राज्य एक बुराई नहीं है। जैसे ये लोग राज्य को बुराई समझते हैं ना कि राज्य नहीं होनी चाहिए, राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ें हैं। तो यहाँ राज्य थोड़ी ना कोई एक बुराई है। तो ये जो विचारक हैं जो इनके दोष बता रहे हैं वो ऐसा बोल रहे हैं, राज्य कोई भी एक बुराई नहीं है। उसके बाद आ रहा है, स्वतंत्र व्यापार तथा खुली प्रतियोगिता के भयंकर परिणाम, यानी कि इसके अंदर देखा गया है कि भाई अगर हर किसी को तुम जो है मुक्त व्यापार का जो है नीति दे दो, या बोल सकते हैं पूंजीवाद में छोड़ दिया जाए, तो वहाँ जो गरीब वर्ग है वो तो और गरीब होता चला जाएगा, और जो छोटे मोटे उद्योगपति हैं वो तो और नीचे गिरते चले जाएंगे। जिस पे पैसा है, बेशुमार दौलत है, वो तो आगे बढ़ता जाएगा, है ना। तो वही एक दोष के तौर पे इसमें बता रखा है कि भाई जो गरीब है वो तो और गरीब होता चला जाएगा, और जो अमीर वर्ग है वो समाज के अंदर उठता चला जाएगा। उसके बाद बोल रखा है, व्यक्ति समाज से अलग इकाई नहीं है, यानी एक पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं, जरा ध्यान से सुनना सभी लोग, कि उदारवादी व्यक्ति को एक स्वतंत्र इकाई मानकर उसे स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में है। यानी कि बोल रहे हैं कि भाई व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो और वो जो है व्यापार वगैरह अपना करे अच्छे से। और परंतु ये क्या बोल रहे हैं, परंतु वास्तव में व्यक्ति राज्य से अलग इकाई नहीं है। ये बोल रहे हैं भाई राज्य अलग है, राज्य को अलग कर दो, व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो है भाई समाज के साथ जुड़े हैं, सिंपल सी बात है। और समाज किससे बना, मतलब समाज को मिलाकर क्या बनाया गया है, राज्य बनाया गया है। भाई हमें कोई भी तकलीफ होती है तो राज्य सरकार ही तो मदद करती है। यहाँ पे राज्य से मतलब होगा इन सब में सरकार से, याद रखना, राज्य सरकार से। तो यहाँ जो सरकार की थोड़ी सी जो है वो करी गई है कि भाई सरकार इंटरफेयर ना करे। क्लियर है इतना? तो ये चीज़ याद रखना, व्यक्ति समाज से अलग इकाई नहीं है। तो ये तो सिंपल सी बात है, व्यक्ति क्या है, समाज से ही जुड़ा हुआ है, राज्य से ही जुड़ा हुआ है, तो कैसे अलग हो जाएगा? तो ये क्यों अलग कर रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ बोली गई है। उसका कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसका समाज पर अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभाव ना पड़ता हो, यानी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आप कोई भी काम समाज के अंदर करो तो वो समाज के अंदर ही होगा और राज्य के अंदर ही होगा। समाज और व्यक्ति के हितों में कोई विरोध नहीं है, यानी कि समाज और व्यक्ति हर तरीके से जुड़े हुए हैं, और समाज, व्यक्ति और वो क्या मिलकर बनाते हैं, राज्य बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है सभी लोगों को। और उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया मैंने। ठीक है, और सारे बच्चे वीडियो के एंड में नोट्स ज़रूर मिल जाएगा आप लोगों को, तरीके से समझते रहना। ठीक है, और इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर मैं मार्क्सवाद की नीति बताऊंगा और सारे बच्चों को अच्छे से समझा दूंगा और तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, आशा करता हूँ साइमन क्लास की जो वीडियोज़ हैं आप लोग को बहुत अच्छी लग रही होंगी, और मेरे पढ़ाने का तरीका, यानी कि जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो इजी वे में, जितना इजी हो सकता है उतना इजी वे में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो मिलते हैं सेकंड पार्ट के अंदर, उसके अंदर मार्क्सवाद पढ़ाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।
I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone.